सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फोन यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कंप्लीट मैथ्स की कंप्लीट कॉन्सेप्ट। जितने भी चैप्टर हैं 8 चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के साथ। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे मेन फार्मूला होता है। इसके अंदर मैं आपको मेन टर्म 1 की तैयारी करवा रहा हूँ कि किन किन फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला इसके अंदर आता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब कि जैसे आपको कोई भी दो नंबर दे रखे होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपको नंबर दे रखा है 13 एंड 18, तो 13 और 18 का एलसीएम और 13 और 18 का एचसीएफ, इन दोनों को जब आप इंटू करोगे यानी कि प्रोडक्ट निकालोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो इक्वल आएगा 13 इंटू में 18 के। तो ये फर्स्ट फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें अगला आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब एक चीज़ के फैक्टर निकालना। जैसे 14 है, 14 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 2 और 7। 7 एक प्राइम है तो उसको हम वैसे काट नहीं सकते, तो उसका डिफरेंट तरीके से फैक्टर निकालना। इसके अंदर ये आता है कि इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n सो द नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। मतलब कि कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 10 दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 5, यानी कि 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। बेशक पावर उनकी 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब वो नंबर हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग। आपको कोई सा भी नंबर दे देंगे कि जैसे दीजिए आपको 13 अपॉन 64, तो 64 हमको पता है फैक्टर होता है, तो 2 की पावर में समथिंग होता है, तो इस वजह से वो हमारा फैक्टर बन जाएगा क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है। और आप कहेंगे कि 5 क्यों नहीं आया? 5 को हम 0 भी तो रख सकते हैं। 5 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये एक्सपोनेंट का है, तो वो 2 की पावर समथिंग जो भी होगा 64 के लिए इंटू में 1 हो जाएगा, तो वो हमारा आ गया ना 2 की पावर 5, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। इसके बाद आता है इफ़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n सो द नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जो बाई चांस इसकी फॉर्म में नहीं आया, या 2 इंटू 5 से अलावा एक और भी कोई सा भी नंबर आ गया, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। आते हैं अगले चैप्टर में। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट आपको यहीं तैयार हो जाएगी, मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दिया। इसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और आपकी ज़्यादातर ये होगा कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर है। जैसे आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x, तो इसमें जो हमारी 4 है वो हाईएस्ट पावर है इन सब में, तो 4 हमारी डिग्री हो जाएगी। तो जब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 4 बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पावर। उसके बाद जो डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री, मतलब डिग्री के बाद हम हाईएस्ट पावर की बात करें, जो डिग्री 1 हो तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 हो जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ देयर विल बी डिग्री 3 सो इट विल बी एन क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ टच एक्स एक्सिस विल बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमको पता है ये वाई एक्सिस होता है ये वाला, और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन कट करेगी, उसका मतलब वो उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। एक सेकंड आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ कि जितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, जैसे हमारा ग्राफ है, हमको पता है ये वाई है और ये एक्स है, तो जो हमारा एक्स को जैसे ग्राफ ऐसे टच कर रहा है, तो कितनी बार टच कर रहा है? 1 2, तो इसकी वो क्या हो जाएगी? हाउ मेनी जीरोस, तो इसके हो जाएंगे हमारे 2 जीरोस। ठीक है ना, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगी उतनी हमारे जीरोस होते हैं। फिर इसके अंदर 2 फॉर्मूले जो सबसे ज़्यादा मेन है हमारी बोर्ड पर्पज़ के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, इसको हम जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें होता है कि अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा और बीटा हैं ये जीरोज हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन अल्फा और बीटा का सम कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए विल बी द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब कि जीरोज का सम हमारा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। और अल्फा इंटू में बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू में बीटा होता है सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल इक्वल्स टू द सी अपॉन ए, यानी कि जो हमारे जीरोज दे रखे हैं उनको जो प्रोडक्ट होगा वो इसके सी अपॉन ए के बराबर होगा।
ठीक है ना। यहाँ मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दिया, ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। तो देखिए, जैसे आपको सिंपल दे रखा है कि ये लाइन है, ये आपको पता है एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला पॉइंट ये दे रखा है कि ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस और इनका एक ही पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करती है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि वन सॉल्यूशन, खाली एक ही सॉल्यूशन होगा जो भी एक यूनिक होगा। और इसको हम लिखते किस तरीके से हैं, ये हमारे जैसे इक्वेशन आपको दे रखी होगी, 2 इक्वेशन देंगे तो ये पूछ सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है या कोई और सी लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो होती है a/a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब कि 2 इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों का ए पार्ट ले लिया ये वाला, पहले का ए, दूसरे का ए, पहले का बी, दूसरे का बी, और जो वो इक्वल्स नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन जिसमें होता है उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं ये कौन सी लाइन है, ये पैरेलल लाइन से आपस में कभी भी टच नहीं कर रही। टच नहीं करेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन विल बी देयर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे a1/a2 b1/b2। ये दोनों तो बराबर हैं, पर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इट विल बी पैरेलल लाइंस। और इसका जब सॉल्यूशन ही नहीं है, हमको पता है ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारी इनकंसिस्टेंट। फिर बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। तो एक ही लाइन पे काफ़ी सारी लाइन आ गई तो वो हो जाएगा हमारे हमको पता है कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनके तो इन्फिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। तो इसकी वो क्या लिखेंगे, इसकी जो हमारी फॉर्म होती है वो बनेगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। मतलब तीनों ही इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये हो जाएगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन की। सॉल्यूशन है तो वो हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो होगी पर एक डिपेंडेंट होगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि दोनों हमारी सेम है। फिर आते हैं कुछ अलजेब्रिक मेथड्स। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो इस ईयर के लिए 2021 के लिए नहीं आ रहा है। तो 2 ही हमारे अलजेब्रिक मेथड इसमें दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है ट्राइंगल्स। सिमिलर शेप, सेम शेप बट नॉट नेसेसरी या सेम साइज। मतलब इसमें हमने जैसे पुरानी क्लासेस में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट के बारे में। सिमिलर मतलब ये होता है कि उनकी शेप तो सिमिलर है पर उनका साइज सिमिलर नहीं है। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नो शॉर्ट इज देयर। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये सजेस्ट क्या करता है, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ। If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other 2 sides in distant points, the other 2 sides are divided in the same ratio. इसका मतलब ये है कि जो कोई भी लाइन हम पैरेलल बना देते हैं टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, इसके अपोजिट में हमने एक लाइन पैरेलल बना दी है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब ये पता नहीं है कि AD बराबर है, इसके कुछ नहीं पता हमको, हमने इनके ऊपर एक नई पैरेलल लाइन को टच कर दिया है AB और AC के ऊपर पैरेलल टू BC। फिर आगे कह रहे हैं कि द अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, पर जो इनका रेशियो है वो सेम है। तो इनका मतलब थेल्स थ्योरम का कहने का मतलब ये था कि AD/DB ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल्स टू AE/EC। AE/EC इसका जो प्रूफ है हमको NCERT में गिवन है, और इनको हम और तरीके से लिख सकते हैं। जिस हिसाब से हमने सैम्पल पेपर देखा उसमें डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। एक और बताता हूँ, ऐसे AB/AD पूरा अपॉन इतना, तो ये भी होगा फिर AC/AE, क्योंकि देखिए इसमें तो मैंने पूरा ले लिया AB और AD, तो इसमें हम लेंगे AC और AE, तो इस तरीके से दूसरा बन जाएगा। तीसरा दे रखा है AD/AB, इसमें ये और ये पूरा, फिर इसमें भी ये होगा AE/AC, इसका भी ये लिया, फिर ये भी पूरा हो जाएगा। तो जो भी आप पहले साइड ले रहे हैं वही आपको सेम दूसरी साइड लेनी है। और इसके अंदर कुछ और फार्मूले भी दे रखे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, तो उनके लिए हमको साइड का रेशियो पूछ सकता है, कोई भी साइड पूछ सकता है कि ये साइड क्या होगी,
या ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। मतलब कि जैसे ट्राइंगल का एरिया दे रखा है उसको ऊपर लिख दो, ट्राइंगल 1 का दूसरे का दे रखा है उस दूसरे को नीचे लिख दो, जो उनका साइड का स्क्वायर होगा, जो साइड का स्क्वायर होगा तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। तो फिर आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो यहीं तक चैप्टर आप देखिए, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर से बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले ही लाइन है एनसीईआरटी की, एक्स और वाई। एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। एक्स इज नोन एज एब्सिसा एंड वाई इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो वो कुछ ही पूछ सकता है कि फाइंड ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट समझ के घबराना नहीं है, ऑर्डिनेट मतलब वाई, एब्सिसा मतलब एक्स। तो हमारे इसमें है 3 फार्मूले, पहला है नहीं 4 फार्मूले हैं। ओरिजिन वाला भी हम एक फार्मूला कंसिडर करेंगे क्योंकि उसके भी क्वेश्चन आ रही हैं। वैसे वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कि कोई भी 2 पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको कोई से भी पॉइंट दे देंगे ग्राफ पे, तो उनका ये हमको बताना है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि सबसे पहले आप जो आपको 2 नंबर दे रखे हैं उनमें आप लेबलिंग कर लीजिए। पहला हो जाएगा जैसे ये नंबर है 2,3 और ये है 4,7। तो ये हमको पता है x है, ये हमको पता है y है। ये दूसरा x है तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 y1। तो ये x1 y1 x2 y2 हमको सब पता लग गया। तो फॉर्मूले के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब कि x2 जो है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा रूट के अंदर होगा। तो इससे हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर दूसरा आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये कहते हैं यूज टू फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इनिशियली और एक्सटर्नली। जैसे कि हमको रेशियो फाइंड करने में मदद करता है किसी भी लाइन का, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। एक्सटर्नली क्लास 10th में नहीं है, इंटरनली है, तो उसके लिए फॉर्मूला है m1। देखिए x2 y2 मैंने आपको सब बता रखे हैं। m1 क्या होता है, जैसे आपको रेशियो दे दिया 1:2 में, तो जो फर्स्ट वाला होगा वो हो जाएगा m1, जो सेकंड वाला होगा वो हो जाएगा m2। और यहाँ पे हम m1 को m भी ले सकते थे और m2 को n भी ले सकते थे। कुछ बुक में m और n लेके भी समझाया गया, तो घबराना नहीं, समझ जाने की m1 ले सकते हैं या m ले सकते हैं, m2 ले सकते हैं या फिर हम n ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है m1 अपॉन x2 प्लस m2 अपॉन x1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब कि m1 इंटू में x2 फिर m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा x का हो जाएगा। सिमिलरली हमारा y के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब कि x के लिए हो गया, y के लिए हो सकता है। ये भी दे सकते हैं, वो कॉमा दे दें ऐसे कि k,4। हमको y का तो पता है कि 4 है, पर हमको k की वैल्यू निकालने तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम x की पुट करेंगे। m1 अपॉन x2 प्लस m2 अपॉन x1 अपॉन m प्लस 1, वो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू में k, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला हमने कर लिया है डिस्कस। तो आगे बढ़ते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल ही मिड में लाइन हो उनका फार्मूला निकालने के लिए बहुत मदद होता है। केस स्टडीज क्वेश्चन में मोस्टली इसको देखा गया है। तो मिड पॉइंट फार्मूला है x1 अपॉन x2 अपॉन 2, ये x के लिए हो गया, y1 अपॉन y2 अपॉन 2 y के लिए हो गया। जैसे आपको x और y सिर्फ और सिर्फ ये जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये x और y, तो ये भी उसी तरीके से हो जाएगा x1 अपॉन x2 अपॉन में 2 y1 अपॉन y2 अपॉन में 2। अब एक और इसमें बनते, देखिए फॉर्मूला तो नहीं कह सकते पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। नीचे लिखते हैं उसको हम, मतलब उसको 2 कहते हैं, और जो हम मतलब ऊपर लिखते हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब रूट के अंदर। तो उससे हम किसी भी का ओरिजिन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ओरिजिन होता है ना 0,0, तो 0,0 तो जब भी हमारा 0 ही आएगा तो सिंपली वो वही बनता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री को फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो इसके अंदर हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो होते हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये साइन की वैल्यू हो जाएगी
कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन और इसी की जो उल्टी होती है वो होती है कोसेक। जैसे साइन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक की होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस की क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक की क्या हो जाएगी, सेक की हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो कॉट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही सेम होती है, मेन फॉर्मूला ये होता है, ये साइन की होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन की होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन्हीं की वाइस वर्सा, यानी कि इन्हीं की उल्टी होती है हमारी कॉसेक, सेक और कॉट की। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक टेबल है, मतलब पर्टिकुलर एंगल दे रखा है। जैसे साइन 30 आपको लिख दिया, तो साइन 30 की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, वो आपके लिए एक टेबल है, वो टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है। जैसे साइन की, अब साइन की होती है डिग्री, जैसे साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे 3/√3/2 और साइन 90 पे 1। तो उस टेबल को याद करने की खुद करनी है, सिंपल से याद हो जाती है। सबसे साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन क्या होता है 0, 1/√, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2। साइन क्या होता है 0, अब आप भी बोलिए, जैसे आपकी भी एक डिवीजन हो जाए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस आपको इस तरीके से याद करनी है। उसी की उल्टी हमारी कॉस की चलती है, 1 यहाँ पे लिख दो, √3/2, √3/2 यहाँ पे लिख दो, 1/√2, 1/√2 यहाँ लिख दो, 1/2, 1/2 यहाँ पे 0 और 0। यस, साइन की ही उल्टी कॉसेक होती है। जैसे ये लाइन ऐसे जा रही थी, इसको आप ऐसे ले जाइए, मतलब ये लाइन ऐसे, तो यस, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 और ऐसी कॉस हो जाएगी 1, √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 और 0। और इन, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टेन जो होता है ना हमारा किसकी इक्वल होता है, टेन होता है हमारा साइन अपॉन कॉस के इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टेन इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा लगा देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इन, आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा, 1/2 अपॉन में √3/2 करेंगे, 2 और 2 कट जाएंगे तो 1/√3 आएगा, √2 कट जाएंगे इसमें तो 1 आएगा, 2 कट जाएंगे तो √3 आएगा और 1/0 यानी कि 0 से कर ही नहीं सकते, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो सिमिलरली 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का क्या होता है 2, 1/√2 का होता है √2, √3/2 का क्या होता है 2/√3, 1 का 1 ही रहेगा। सेक कॉस का उल्टा है तो 1 ही रहेगा, √3/2 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 तो यहाँ पे √2 ही रहेगा, यहाँ पे 1/2 तो यहाँ 2 हो जाएगा। 0 है तो नॉट डिफाइंड, 0 है तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है तो 0 है, 1 का 1 ही रहेगा। 10 कॉट से हो जाता है तो 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का हो जाएगा 0, यानी कि नॉट डिफाइंड का 0 हो जाएगा, 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हमारी एक्सरसाइज में, लास्ट वाली एक्सरसाइज में, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार याद रखिए कि इनको हम घुमा के कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज जैसे पहली cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप हर एक आइडेंटिटी से 2-2, 3-3 फॉर्मूले बना सकते हैं, पर मेन आइडेंटिटी मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। 3 आइडेंटिटी हैं, 3 आइडेंटिटी। पहली है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, दूसरी है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, और थर्ड है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए। देखिए तो लर्न ही करनी पड़ेगी। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती हैं। बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेकंड लास्ट चैप्टर जो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आ रहा है। सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूले हैं, जो फार्मूले के ऊपर ये कंप्लीट चैप्टर बेस है, कि जो आपको एक बार फार्मूले आते हैं तो आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले होता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, इसका ये सरकमफ्रेंस यानी कि जो इसकी बाउंड्री है वो कितनी है, वो सिंपल होती है 2πr, और पाई को हमेशा हम ज़्यादातर 22/7 लिखते हैं, पर जब हमको 3.14 लेना होता है वो पहले लिख देते हैं कि यूज़ पाई इक्वल्स टू 3.14।
पर मोस्टली हम पाई की वैल्यू क्या रखते हैं 22/7। तो सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी बाउंड्री हो जाएगी 2 पाई आर। इसका एरिया, इसका जो अंदर का एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर होता क्या है, जैसे ये हमारा ट्रायंगल वो सर्कल है, तो ये हमारा सेक्टर होता है, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। और जो ये पूरा है इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल हो गए, कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा। तो एरिया सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360। थीटा मतलब जो ये एंगल है, थीटा इज एंगल। 360 इसलिए लिया क्योंकि हमको पता है एक डॉट के साइड में वो 360 एंगल होता है, और ये जो लाइन हो जाती है ये कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। ये पूरा जो घूमता है ये होता है हमारा 360 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360, जो भी थीटा की वैल्यू है, अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में उसका एरिया। मतलब कि इसका जो एंगल है अपॉन में 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हमको सेक्टर मिल जाएगा। और निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर को मेन सेक्टर से घटा देंगे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर ऊपर वाला होता है, माइनर सेक्टर नीचे वाला होता है। अब ये भी दे देते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क निकालिए। जैसे ये है हमारा सेक्टर, तो इसकी जो ये आर्क है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। दे रखा है ना लेंथ ऑफ द आर्क, तो वो कितना होता है, वो होता है सेम फॉर्मूला है, बस एरिया की जगह सरकमफ्रेंस हो जाएगा, क्योंकि हम बाउंड्री की बात करें। थीटा अपॉन 360, जो भी ये थीटा है अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर यानी कि उसकी कंप्लीट जो बाउंड्री है। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। P is equals to number of outcome favorable to E upon number of all possible outcome of experiment। मतलब कि PE होता है कि कितने आउटकम हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E जो चाहिए, और टोटल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब कितने टोटल उसके एक्सपेरिमेंट पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1। मतलब कि हर एक इवेंट की 1 होगी, चाहे वो हमको 100 दे दें 200 दे दें, पर हर एक की द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। उनकी 1 ही होती है। तो आइए बात करते हैं जो मेन होता है। हमारे मेन 3 होते हैं, एक तो कॉइन होता है, दूसरा डाइस हो जाता है, और तीसरा होता है हमारा कार्ड। कॉइन के अंदर 2 ही आउटकम्स हमको पता है, हेड आएगा या टेल आएगा। डाइस में हमको पता है 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और कार्ड में हमको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, उनके 4 ग्रुप बने होते हैं, 13 हर एक 13 का बनता है। ईच हैज़ 1 किंग 1 क्वीन, तो हर एक के पास एक किंग और एक क्वीन होता है। तो उसमें हमको प्रायोरिटी दे सकते हैं कि इतने कार्ड हैं, तो नॉन फेस कार्ड कितने होंगे, रेड कार्ड्स कितने होंगे। बस मेन ये है कि 52 कार्ड्स आर टोटल इन दैट। तो हमने बता दिया कार्ड के बारे में, डाइस के बारे में और कॉइन के बारे में। और यहीं जो हमारा चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन था वो हो रहा है फिनिश। मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दिए, मैं ऐसे जो भी बन सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और कुछ भी आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मीट विद इन अनदर वीडियो सून।